नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे और आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार फिर से बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं और 6वीं बार उन्होंने सरकार बनाने के लिए दल बदल किया है। दल बदल मतलब अपने दल के साथ दूसरे दल का सहारा लिया है। अभी पिछले 3 बार से लगातार वो कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, फिर राजद के साथ, ऐसा भी कर रहे हैं। अगर इनका इतिहास देखा जाए तो सबसे पहले ये लालू यादव के साथ रहे और लालू यादव को साथ उन्होंने छोड़ा। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उन्होंने समता दल बनाई। समता दल बना करके वो भाजपा के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर वो लगातार भाजपा के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनते रहे, लेकिन 2014 में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ दिया, राजद का हाथ थामा और फिर वो मुख्यमंत्री बने। इसके बाद फिर 2 साल के बाद उन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया, भाजपा के साथ आ गए और सरकार बनाई। इसके बाद फिर 2022 में उन्होंने भाजपा का साथ छोड़ा, राजद के साथ मिलकर के सरकार बनाई और फिर इस बार मतलब 2024 में उन्होंने राजद का साथ छोड़ा, भाजपा के साथ सरकार बनाई। तो ये राजद भाजपा के साथ इनकी सरकार कभी लालू की तरफ, कभी भाजपा की तरफ, ये लगातार होते जा रहे हैं। इसीलिए इनके जो विरोधी हैं उनको पलटू राम कह रहे हैं। और आया राम गया राम की जो राजनीति हरियाणा से चली थी, दरअसल किस्सा ये है कि हरियाणा में एक निर्दलीय विधायक हुआ करते थे, गयालाल जी। 1967 में उन्होंने एक दिन में 3 बार अपना दल बदल किया था और अल्टीमेटली जब वो वापस कांग्रेस में आए तो वहाँ के जो नेता थे वीरेंद्र चौधरी जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि ये गया राम जो थे अब आया राम हो गए। तब से आया राम गया राम राजनीति में एक बड़ी कहावत हो गई। जो भी अपना दल बदल करता है उसके लिए आया राम गया राम की बात कही जाती है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे जी। उनसे चर्चा करते हैं कि बिहार में जब बहार है तो नीतीश कुमार क्यों है, कोई और क्यों नहीं होता है, नीतीश कुमार बिहार की मजबूरी क्यों है। तो भैया स्वागत है आपका। धन्यवाद। और बिहार में बहार नीतीश कुमार, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिना नीतीश कुमार के बिहार में तो बाहर आ ही नहीं रही है। पिछले 5-6 बार से देखा जा रहा है। कभी भाजपा का पकड़ लेते हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा को छोड़ के राजद को पकड़े तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मतलब सीधा सीधा ये बात है कि भारतीय राजनीति में इस तरह का खेल का कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है कि जो आज इस्तीफा दे रहा है उसी को सरकार बनाने के लिए कुछ देर बाद आमंत्रित कर लिया जाता है और फिर वो दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बन जाता है। ये लोकतंत्र की हमारी खामी है। इस दिशा में विचार करना चाहिए। जिस प्रकार दल बदल को रोकने के लिए दल बदल कानून लागू किया गया, उसी प्रकार इस्तीफा देने वाले सरकार को दोबारा फिर से उसी व्यक्ति को आमंत्रित करने का नियम नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का तमाशा बना दिया। बिल्कुल, लोकतंत्र आप पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र है कहीं ऐसा उदाहरण देखते हैं तो बताइए कि जो आज सरकार चलाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए इस्तीफा दे रहा है। इस्तीफा देना क्या कहलाता है लोकतंत्र में? सिर्फ यही नहीं, या तो बहुमत नहीं है या फिर सरकार चलाने में अक्षम है। यही 2 कारण होते हैं, तीसरा तो कोई कारण नहीं होता। नीतीश कुमार क्यों बिहार की मजबूरी? नीतीश कुमार बिहार की मजबूरी का सबसे बड़ा कारण ये है कि वहाँ पे हमेशा जब भी चुनाव हो रहे हैं त्रिशंकु विधानसभा आ रही है और इस त्रिशंकु विधानसभा आने के कारण नीतीश कुमार बिहार की मजबूरी नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की इच्छा और राजद की सरकार बनाने की इच्छा की मजबूरी का नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार इन दोनों की इस मजबूरी को अच्छे से जानते हैं कि और वो अपनी ताकत का 15-17% वोट है उनके पास, तीसरे नंबर पे अक्सर रहा करते हैं, उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन ग्रेजुअली उनका जो वोट परसेंटेज है और सीटें हैं लगातार कम भी हो रही हैं। इसी का यही कारण है ना, बार बार वो जो पलट रहे हैं तो जो उनके छवि को देखते हुए या उनके शासन को देखते हुए जो लोग वोट देते आ रहे थे वो उनसे अब दूर जा रहे हैं। भाई आज आप भारतीय इस बार की बात करें तो भाजपा के साथ आप मिलकर चुनाव लड़े, भाजपा के लोगों ने उनको वोट दिया, कुछ दिन सरकार चलाए, भाजपा को छोड़ दिए, राजद के साथ मिल गए।
राजद जबकि वहाँ पे पहले नंबर की सबसे बड़ी पार्टी थी, परंतु वही कारण है कि ना तो राजद के पास बहुमत था, ना भाजपा के पास बहुमत था। अब हमारे देश में तो कहा ही जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, अब मजबूरी का नाम नीतीश कुमार है बिहार में। जिस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पे बहुमत मिल जाएगा या राजद को अपने अकेले दम पे बहुमत मिल जाएगा, उस दिन से नीतीश कुमार की अहमियत बिहार से ख़त्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव में नीतीश कुमार के विश्वसनीयता में गिरावट आएगी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा? अगले चुनाव में नीतीश कुमार को निश्चित ही इस बार के पलटी के खेल का खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही दल, चाहे भाजपा हो चाहे राजद हो, इनसे अजीज आ चुके हैं कि ये किसी के साथ विश्वसनीय नहीं है और इनकी विश्वसनीयता पे अब पूरी तरह से प्रश्न चिन्ह लग गया है कि नीतीश कुमार कुर्सी के अलावा किसी के नहीं है। इंडिया गठबंधन की शुरुआत उन्होंने की थी नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने पूरा विपक्षियों को जोड़ने का एक काम शुरू किया था। अब नीतीश कुमार यहाँ से पलायन कर गया। इंडिया गठबंधन पर खास करके विपक्षी एकता लोकसभा को देखते हुए जो बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर कितना असर पड़ रहा है? नीतीश कुमार ने उस समय पे ये सोच के विपक्षी गठबंधन बनाने की कवायद की थी और प्रयास भी किया था कि जो ये नया गठबंधन इंडिया बना है वो उनको प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में पेश करेगा, परंतु जब उन्होंने देखा कि इस गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं बना रहा है, पीएम फेस घोषित नहीं कर रहा है, तो उन्होंने फिर सोच लिया न खेलने देव, हम तो खेलवे बिगाड़ब। तो इस नीति पर चलते हुए उन्होंने अपना पहला दांव चल दिया कि भाई जब मेरे को आप बना नहीं रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ रह के क्या करूँगा। महागठबंधन में बिहार में कांग्रेस भी है और राजद भी है, तो मेरे को लगता है कि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि उनको पीएम फेस बनाने के लिए इंडिया गठबंधन में राजद मजबूत बैटिंग करेगा, परंतु राजद ने मजबूत बैटिंग की नहीं और ये इंडिया गठबंधन के साथ साथ इन्होंने जो पलटी मारी है इसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। अब रहा सवाल कि क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मुझे को नहीं लगता कि नीतीश कुमार के आने जाने से इंडिया गठबंधन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर वो भाजपा के साथ भी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का तो 37-38% वोट से उनको मेरे ख्याल से ज़्यादा दोनों को मिला के नहीं मिलते हैं। ठीक है, इस मुकाबले में भाजपा को कितनी सीट मिलेगी, उनकी जदयू को कितनी सीट मिलेगी, और कहीं कोई नज़दीकी मामला फंस गया तो फिर नीतीश कुमार उस समय में भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। दोनों के बयान वायरल हो रहे हैं। एक नीतीश कुमार के बयान वायरल होंगे कि मर जाएंगे भाजपा में नहीं जाएंगे, और दूसरा अमित शाह के एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हो गए। ये बयानों की अहमियत भी खत्म हो गई। बयानों की अहमियत खत्म हो गई और एक ब्रह्म वाक्य इन्होंने निकाल दिया कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी कभी दुश्मन होता है न स्थायी मित्र होता है। ये तो पहले से भी ये पहले से भी चला रहा होता है, यही उन लोगों का ब्रह्म वाक्य है। समय के अनुसार स्थितियाँ बदलती रहती हैं, राजनीति इसी का नाम है। तो मौका परस्ती राजनीति है। ये पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि मौका परस्त राजनीति के रूप में नीतीश कुमार उभरे हैं, और सबसे उनकी छवि को क्या नुकसान हुआ है इससे उसका वो आकलन नहीं कर पा रहे हैं। जब उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए पूरी विपक्षी एकता के लिए जो प्रयास किया गया तो पूरे देश में एक बार उनको पीएम मोदी के मुकाबले पीएम फेस के रूप में देखा जाने लगा था, और हो सकता था कि आगे जाके उनको कुछ इसका फ़ायदा भी मिलता। उनकी एक छवि भी बनी थी कि चलो कोई तो सामने आ रहा है, परंतु उसको भी काफ़ी धक्का लगा है। अभी आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश के आने जाने से फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कल भास्कर की एक रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि बीजेपी ने अपना इंटरनल सर्वे करवाया था जिसमें उसको ये लगा कि अगर नीतीश कुमार साथ में नहीं रहेंगे तो उसको बहुत बड़ा नुकसान बिहार में होने वाला है, इसीलिए नीतीश कुमार को साधा गया। ये इस प्रकार के रिपोर्ट में भी कल पढ़ रहा था। भाई भाजपा तो राम लहर पे सवार है, अगर उसको वहाँ पे बिहार में अगर उस सर्वे को अपन सही माने तो
अगर और राम लहर के दौर में अगर बिहार में उसको पर्याप्त सीटें नहीं मिल रही है तो फिर राम लहर के पे ही एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। भाई उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य बिहार है और इसका बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत के रूप में है, कमज़ोर ताकत के रूप में नहीं है। तो ऐसा नहीं है, उनको सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का जो सपना देख रही है उसके पूरा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। 400 पार कैसे होगा? हिंदी बेल्ट जो भाजपा का स्ट्रेंथ है वहाँ वो एक्सट्रीम पे बताई जाती है, एक्सट्रीम पे है। जैसे राजस्थान में 25 का 25 है, यहाँ एमपी में 29 में 28 है। मतलब हिंदी बेल्ट में 127 सीटों में 124 सीटों पे है। ये तो एक्सट्रीम है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 होगा। देखिए 127 का 127 होगा। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, वो हमेशा नारा देते हैं, जब तक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तब तक कैसे पाएंगे। वो उनका नारा है, उनको नारे तक रहने सीमित रहने दीजिए। आप सीट वाइज राज्यों वाइज गणना करेंगे तो किसने उम्मीद की थी कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में भाजपा को 18 सीटें मिल जाएंगी, उड़ीसा में उनको अच्छी खासी सीटें मिलेंगी, कर्नाटक में उनको अच्छी खासी सीटें मिलेंगी। 3 राज्यों में चुनाव हारने के बाद भी लगभग पूरी की पूरी सीट पे वो चुनाव जीत गए। तो मौसम का और लहर का कोई ठिकाना नहीं है कि राजनीति कब किस करवट बैठ जाए। राम लहर के रथ पे सवार होके ये कितनी दूर तक ये लहर जाएगी, हो सकता है दक्षिण भारत में भी प्रभाव डाल दे। ये तो पैमाना है ना भाई, 400 सीट लाना है तो दक्षिण भारत में भी आपको एक स्वीप करना पड़ेगा। अब दक्षिण भारत में आप अब उम्मीद करें कि 400 सीट कहाँ से आएगी, बोलते भाई कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु। कर्नाटक में भी 29 सीट है लोकसभा के, 29 में 29 बीजेपी के पास है, वहाँ भी एक्सट्रीम है। अब उससे आगे नहीं बढ़ सकते हो भाई। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नारा देने वाले बताएं कि कैसे 400 पार जाएंगे, अपन तो एनालिसिस ही करेंगे ना। तो अभी समय आने दीजिए, पूरा क्या नाम से आपका राज्यवार अपन एनालिसिस कर देंगे। वो उनकी सोच है, अब 400 पाएंगे, उनके थिंक टैंक बोल रहे हैं 400 पाएंगे तो पा रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जाएंगे, महागठबंधन की पिछले बार 1 सीट सिर्फ आई थी, 40 में 39 सीट इनके पास थे, बीजेपी और जेडीयू के पास, और इसके बाद एक सीट सिर्फ महागठबंधन को मिला था। क्या इस बार भी फिर से वैसे ही स्थिति हो जाएगी? चांसेस तो हैं, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जेडीयू भी हो गया, रामविलास पासवान वाली पार्टी भी हो गई, चिराग पासवान उनके भाई, और वो मांझी वाली पार्टी भी हो गई, और उपेंद्र कुशवाहा जो भी हो गए। बिहार की राजनीति पूरी जातिगत रणनीति पे चलती है। अच्छा, एक लास्ट सवाल ये है कि जो इन्होंने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, तेजस्वी ने खुद उसका वो भी दिया, एक बिहार के अखबारों में बड़ा इश्तहार भी छपाया गया है। 4 लाख रोजगार दिया, जाति जनगणना करवाई, इसके अलावा और बहुत सारे काम उन्होंने गिनाए, लेकिन मेन फोकस 2 चीज़ों पे है कि 4 लाख का रोजगार, 4 लाख लोगों को रोजगार और जाति जनगणना, वो तेजस्वी के कारण हुआ। क्या उसका फ़ायदा उनको लोकसभा में नहीं मिला? अब आप ये देखिए, जिसकी सरकार होती है ना, सेहरा उसके सिर पे बनता है। नीतीश कुमार ने के काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे ना, सहयोगी डिप्टी सीएम थे आपका तेजस्वी यादव। आरक्षण में बढ़ोतरी, जातिगत जनगणना, सरकारी नौकरी का मामला, तो नीतीश कुमार को भी इसका फायदा मिलेगा। नहीं, उनको ये उनका ये कहना, मतलब अभी मैं तेजस्वी को सुना भी हूँ, कहीं आर्टिकल में भी एक बार पढ़ा मैं, कि तेजस्वी का या आरजेडी का ये दावा है कि हम सरकार में रहकर हमने वादा किया था सरकार में आएंगे 10 लाख नौकरी देंगे, तो हमने 4 लाख वो किया, और इसके अलावा कई सारे पद सृजित भी किए हमने। इसके अलावा जाति जनगणना की बात राजद ने कही थी, जेडीयू ने तो कही नहीं थी, और आरक्षण में बढ़ोतरी की बात भी राजद कहती है, जेडीयू ने नहीं कहा, तो वो उसका श्रेय वो लेना चाहते। देखिए विनय जी, ये एक बहुत असली बात ये है कि नीतीश कुमार का छोड़ के जाने के पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है कि मुख्यमंत्री मैं हूँ और क्रेडिट ले जा रहे हैं तेजस्वी यादव, मेरे को क्रेडिट बांट नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कल अपने बयान में मीडिया से बात कर रहे थे, तो बोले अब मेहनत करें। उस मेहनत करने का मतलब समझ जाइए कि सरकार तो मेरी थी, अब आप क्रेडिट कैसे लोगे। अब वो उन चीज़ों को चीख के ये बोलेंगे कि मेरी सरकार ने किया, मेरी सरकार ने किया।
मेरी सरकार ने किया। तो इसका लाभ तेजस्वी को ये भी बटेगा बटेगा मतलब कुछ लाभ इनको मिल सकता है, कुछ भाई आखिर में प्रचार तंत्र का जिसके पास तगड़ा होगा वो इसका फायदा ज़्यादा उठाएगा, जिसकी सरकार है। तो आपने सुना पूरा एनालिसिस। तो बिहार में तो खैर बाहर है, नीतीश कुमार है ही, लेकिन सवाल ये है कि लोकसभा में इंडिया गठबंधन का क्या होगा। अभी कुछ दिनों पहले इंडिया गठबंधन के एक बड़े घटक ममता बनर्जी ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। इसके बाद रही सही कसर नीतीश कुमार ने पार्टी छोड़ करके इंडिया गठबंधन को छोड़ करके पूरी कर दी है। अब आगे क्या होगा वो तो राम जाने। तो देखते रहिए मुनादी चौपाल, पढ़ते रहिए munadi.com, द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। थैंक यू।